सजगता बहुत अधिक बढ़ जाएगी, एकाग्रता बहुत अधिक बढ़ जाएगी। वैसे वैसे पढ़ाई पर भी ज्यादा ध्यान आपका जाना शुरू हो जाएगा। एकाग्रता खंडित हो जाती है तो आप पढ़ नहीं सकते, आप पढ़ा हुआ याद नहीं रख सकते। अंदर गई भी सूचनाएं लेकिन वो ग्रहण नहीं हुई। बड़े कोई सूत्र नहीं बताएंगे क्योंकि आपके पास समय कम है और इस समय का आपको प्रयोग करना है। आज के हमारे इस मार्गदर्शन में हमारा विषय रहेगा कि हम अपने समय का और अपने मस्तिष्क का ठीक प्रकार से प्रयोग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये जरूरी है कि जो हम पढ़ें वो हमें याद रहे, लेकिन साथ ही साथ ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपने समय का ठीक प्रकार से प्रयोग कर सकें, जिससे कि हम उस समय को अपनी पढ़ाई के लिए अधिक से अधिक दे सकें, हमारा समय नष्ट ना हो, गलत तरीके से व्यय ना हो। और इस समय को ठीक प्रकार से बचाते हुए इसको अपनी पढ़ाई, अपने लक्ष्य, अपने जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसमें लगाने के लिए आपको समय को अलग अलग हिस्सों में बांटना पड़ेगा। ऐसे समझ लें कि इसके 4 अलग अलग हिस्से आपको करने हैं। पहले हिस्से में उन सब कामों को देखना है, ढूंढना है और उन सब कामों को पहले हिस्से में रख लेना है जो कि आपके समय को नष्ट कर रहे हैं। आप देखें कि कितना सारा समय आप प्रतिदिन छोटे छोटे सी गलत आदतों की वजह से, या फिर आप उन चीजों की तरफ शायद ध्यान नहीं दे रहे हैं कि इसमें तो थोड़ा ही समय लगता है, मैं थोड़ी देर इंस्टाग्राम देख लेता हूं, मैं थोड़ी देर फेसबुक पे कुछ समय अपना व्यतीत कर लेता हूं, मैं किसी को कॉल कर लेता हूं, किसी का मैसेज आ गया उससे बात करनी आपने शुरू कर दी। निरर्थक है, जीवन में कोई प्रयोग नहीं हो रहा है उस समय का, ना ही कोई ज्ञानवर्धक चीजें आपको मिल रही हैं और ना ही अच्छे संस्कार बन रहे हैं, समय नष्ट हो रहा है अलग से। तो उस समय को पहले हिस्से में रख लेना है। जो समय आपके जीवन में कोई गुणवत्ता नहीं लेके आ रहा है, वो पूरी तरह से आपके समय को नष्ट ही कर रहा है, वो सब चीजें उनको पहले हिस्से में रख लेना है। उसके बाद एक और खंड बनाना है, दूसरा हिस्सा। उस हिस्से में आपको उन कामों को रख लेना है जो काम अगर आप ना करें, आप किसी की सहायता ले लें उन कार्यों को करने के लिए, तो भी वो कार्य हो सकते हैं। तो उन कार्यों को दूसरे हिस्से में आपको ले लेना है। और जब हमारे विद्यार्थियों की पढ़ाई का समय है, एग्जाम उनके नजदीक हैं, तो वो परीक्षाओं पर पूरा ध्यान रखें, उस समय का पूरा पूरा प्रयोग वो अपनी पढ़ाई के लिए कर सकें, ये जरूरी है। तो बहुत सारे कार्य ऐसे हो सकते हैं जिसमें कि आप अपने परिवार के, जिसमें अपने संबंधियों की, अपने किसी भी जानने वाले व्यक्ति की सहायता लेकर के उन कामों को कर सकते हैं। तो आप उन कामों को वैसे ही करें, समय को उन कामों में ना दें। ऐसे काम जो आप किसी दूसरे व्यक्ति की सहायता से कर सकते हैं, उन कामों को आपने दूसरे हिस्से पर रख लिया। तीसरा हिस्सा जो हमारा होगा वो है जो कार्य आपके लिए जरूरी तो हैं, आपको वो करने तो हैं, लेकिन उन कार्यों को करने की अभी जरूरत नहीं है। उन कामों को अगर आप थोड़े समय बाद भी करेंगे तो भी कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो उन कामों को आपको शेड्यूल कर देना है, उन कामों को वो बाद में करने के लिए आपको रख लेना है। सही समय आने पर जब वो जरूरी होंगे पूरी तरह से, तब उनको करना है। लेकिन हर कार्य आपके लिए वर्तमान में उपयोगी नहीं हो सकता। अगर आप किसी लक्ष्य के लिए, आपकी परीक्षा के लिए, किसी दूसरे कार्य के लिए आप कार्य कर रहे हैं अभिष्ट बना करके उस लक्ष्य को, तो जो भी आप पूरे दिन में काम कर रहे हैं वो हर एक कार्य आपका उस लक्ष्य से संबंधित होना चाहिए, उससे हटकर कुछ भी नहीं करना है। तो जो तीसरा हिस्सा है, इसके काम जरूरी तो है लेकिन वो अभी करने जरूरी नहीं है, आपने उनको रख लिया भविष्य में करने के लिए। इससे आगे बढ़ते हुए हम अपना चौथा हिस्सा रखते हैं और ये चौथा भाग है आपके समय को जो आप बांट रहे हैं 4 खंडों में। इस खंड में आपको उन कामों को रखना है जो बस अभी करने जरूरी हैं। वो आपकी पढ़ाई है, जो परीक्षा आपकी सबसे पहले है उसका विषय हो सकता है, उस विषय से संबंधित आपको किसी से बात करनी है, कोई कार्य करना है, कोई आपको जानकारी चाहिए, जो भी कुछ आप कर सकते हैं उस परीक्षा के लिए या फिर उस कार्य के लिए जो आपके नजदीक है, जो अभी करना जरूरी है, वो करना है। ये आपका चौथा हिस्सा हो गया। तो आपने पहले वो कार्य जो निरर्थक है वो रखा, दूसरा किसी की सहायता से हो सकते हैं वो रखा, तीसरा आपने जो कुछ समय बाद कर सकते हैं, अभी जरूरी नहीं है, जरूरी तो है लेकिन अभी करने जरूरी नहीं है, वो रखा, और चौथे हिस्से में जो अभी करने हैं वो रखा। अगर आपने इस तरह से अपने समय को बांट लिया
और हर कार्य को इन 4 खंडों में से ये कौन से हिस्से में आता है, बस वो चौथे हिस्से का जो भाग है वही कार्य भी करने हैं, ये सोचा तो सजगता बहुत अधिक बढ़ जाएगी, एकाग्रता बहुत अधिक बढ़ जाएगी, क्योंकि आप हर एक तरीके से फिर अपने समय को बड़ी संजीदगी से, बड़े गंभीर होकर के आप प्रयोग कर रहे हैं। जैसे जैसे ये एकाग्रता बढ़ेगी, सजगता बढ़ेगी, वैसे वैसे पढ़ाई पर भी ज्यादा ध्यान आपका जाना शुरू हो जाएगा। और आप समझें कि जितनी एकाग्रता होगी उतनी ही स्मृति विकसित होती चली जाएगी। एकाग्रता के बिना आपकी मेमोरी अगर बहुत अच्छी भी है लेकिन एकाग्रता खंडित हो जाती है तो आप पढ़ नहीं सकते, आप पढ़ा हुआ याद नहीं रख सकते। ये बात स्पष्ट रूप से समझ लें। हर एक इंद्रिय, चाहे आपके वो आंखें हैं, कान है, आपकी जीवा है, कोई भी इंद्रिय है, वो उस इंद्रिय के विषय को तभी ग्रहण कर सकती है जब जो एक अंदर की चेतना है, आपका मन है, आपकी सजगता है, वो उस इंद्रिय के साथ जुड़ी हुई होगी। इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक व्यक्ति है, वो सड़क के बगल में लेटा है और लेट के वो सो रहा है। सड़क पर बहुत सारे वाहन जा रहे हैं, हॉर्न बज रहे हैं, बहुत सारी आवाजें हैं, लेकिन वो व्यक्ति जो सड़क की बगल में सोया हुआ है उस पर उन हॉर्न का, उन आवाज का, उस शोर का कोई प्रभाव नहीं है। क्या वो शोर उसके कानों में नहीं जा रहा है? जा तो रहा है, लेकिन क्योंकि कानों के साथ अंतः चेतना जुड़ी हुई नहीं है, वो कार्य नहीं कर रही है, मन अभी सुप्त अवस्था में है, तो उसको वो जो ध्वनियां हैं, वो जो हॉर्न है, वो जो बहुत सारी आवाजें हैं, वो परेशान नहीं कर रही हैं, उसकी नींद बिगड़ नहीं रही है। इसी तरह से समझ लें, जिस प्रकार से उसके कानों में आवाज पड़ने के बाद भी उसे वो शोर डिस्टर्ब नहीं कर पा रहा है, वो सो रहा है, इसी तरीके से जब आप पढ़ रहे होते हैं और अगर आपकी जो अंतः चेतना है वो आपकी सजगता के साथ जुड़ी हुई नहीं है, तो समझो कि आप पढ़ेंगे लेकिन वो अंदर जाएगा नहीं। आंखों से देख भी लिया, पढ़ भी लिया, लेकिन वो ग्रहण नहीं हुई। ग्रहण क्यों नहीं हुई? क्योंकि सजगता अभी वहां है ही नहीं, मन में कुछ और चल रहा है। अगर अच्छी मेमोरी भी है किसी की, वो भी पढ़ नहीं पाएगा, तो सजगता, एकाग्रता जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे कम समय में भी अधिक पढ़ सकेंगे, और जो पढ़ेंगे वो आपकी स्मृति में रहेगा, टिकेगा। ये बहुत ज्यादा जरूरी है जान लेना। इससे आगे बढ़ते हुए एक और महत्वपूर्ण बात है, और ये बात आज वैज्ञानिक तल पर भी पूरी तरह से सिद्ध हो चुकी है, और यौगिक पद्धति तो इसको मानती ही है कि जब आपके शरीर में प्राण वायु का स्तर बढ़ता जाता है तो उतनी ही क्रिया क्षमता आपके शरीर के सभी अंगों की बढ़ती है। और क्योंकि आपके मस्तिष्क को आपके शरीर के दूसरे अंगों की अपेक्षा अधिक ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि वो कार्य निरंतर करता है, उसको ज्यादा उस समय पर एक ऊर्जा की आवश्यकता है, पोषण की आवश्यकता है, तो वहां पर अगर आपने ऑक्सीजन, प्राण वायु अपने शरीर में ज्यादा संग्रहित कर ली, ज्यादा ले ली, तो समझें कि मस्तिष्क की क्रिया क्षमता उतनी बढ़ती चली जाएगी। इसके लिए आप 2 कार्य कर सकते हैं। पहला तो ये कि आपको दिन में प्रातःकाल या फिर मध्यकाल या फिर संध्या में एक बार थकना जरूर है, अच्छे से ऐसा व्यायाम करना है, योगाभ्यास करना है, चाहे आप रनिंग कर रहे हैं, जो भी कोई ऐसा व्यायाम जो आपको थका सकता है, ऐसा व्यायाम करना है। हार्ट बीट बढ़ेगी आपकी, तो उससे शरीर में ऑक्सीजन ज्यादा जरूरत पड़ेगी, गहरे लंबे सांस लेंगे आप, ज्यादा ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाएगा, पूरे शरीर में एक ऊर्जा होगी, एक गति होगी, प्रमाद, आलस्य समाप्त होगा। तो प्रातःकाल विशेष रूप से आपको अच्छा योगाभ्यास करना है। अब इसमें हम ये नहीं कहेंगे कि ये आसन करो, ये ना करो, जो आसन आपको ठीक से करने आते हैं, आपकी सजगता है उस विषय में, तो आपको वही अभ्यास अच्छे से कर लेना है। आपको गहरी लंबी सांस लेनी है और लगभग 4 घंटे के अंतर पर, दिन में 4 घंटे के अंतर पर लेनी है। आप बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते बीच में आपकी फिर से सजगता हुई, फिर से गहरे लंबे सांस लिए बैठ करके 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जितना भी आपको सुलभ हो, फिर आराम से आप बैठ गए, फिर से आपने पढ़ना शुरू कर दिया, फिर से 40 मिनट के बाद ऐसे ही गहरे लंबे सांस लिए, पूरे गहरे लंबे सांस। तो ये आपकी क्षमता को बढ़ाएगा। आप देखेंगे एकदम से तरोताजा अनुभव करेंगे, जो पढ़ाई की थकान थी वो कम हो जाएगी और फिर से आप पढ़ने पे लग जाएंगे। तो ये भी उपयोगी है आपके लिए। साथ ही साथ जो ये गहरे लंबे सांस आप लेंगे, प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, इससे आप कम सोकर भी ऊर्जावान रहेंगे। एक यही केवल तरीका है, कोई आसन, कोई दूसरा अभ्यास नहीं, प्राणायाम ही एक ऐसा तरीका है जिससे कि कम सो करके भी आप ऊर्जावान अनुभव कर सकते हैं, शरीर में कोई हानि नहीं होगी, दिमाग भी आपका थकेगा नहीं। तो इसके लिए गहरे लंबे सांस लेने हैं, साथ ही साथ नाड़ी शोधन प्राणायाम करना है। मार्गदर्शन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में हम साझा कर देंगे, अवश्य देख लें। नाड़ी शोधन प्राणायाम करना है, भ्रामरी प्राणायाम करना है, ये दोनों मार्गदर्शन आपको दे दिए जाएंगे, विशेष उपयोगी हैं आपके मस्तिष्क के लिए। ये 3 आपके अभ्यास हुए, गहरे लंबे सांस,
उसके बाद नाड़ी शोधन प्राणायाम, उसके बाद भ्रामरी प्राणायाम। ये 3 अभ्यास आपको करने ही करने हैं। साथ ही साथ आपको ध्यान का अभ्यास करना है। अब हम आपको ये नहीं कहेंगे कि आप उस स्तर का ध्यान एकदम से कर लेंगे या बड़ा ऊंची एकाग्रता आपकी हो जाएगी, लेकिन कुछ भी हो, बैठ करके अगर आप सजग भी हो जाते हैं श्वासों के प्रति, आपके शरीर में चल रही क्रिया प्रक्रिया के प्रति, अपने विचारों के प्रति, क्या विचार आ रहा है, क्या जा रहा है, आपके इष्ट के प्रति, जहां भी आप अपनी सजगता को ले जाने में और रोकने में सुलभ अनुभव करें, अच्छा ठीक अनुभव करें, वहां पर आप अपनी एकाग्रता को ले जा करके रोक लें। ये अभ्यास अगर आपने परिपक्व कर लिया तो आप देखेंगे कि पढ़ाई पर आपकी जो ध्यान की, जो सजगता की एक जो सीमा है वो विस्तारित होनी शुरू हो जाएगी, वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। एकाग्रता टूटेगी नहीं, घंटों तक आप निरंतर पढ़ सकेंगे। ऐसा संभव है, मन नहीं भटकेगा। लेकिन ये ध्यान का अभ्यास, बड़े कोई सूत्र नहीं बताएंगे क्योंकि आपके पास समय कम है और इस समय का आपको प्रयोग करना है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो जीवन में आगे बढ़ रहा है, उसके सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, उसको अपने मस्तिष्क का ध्यान रखना, उसको सजगता को बनाए रख लेना जरूरी है। तो ये चीजें आपको करनी है। सबसे पहले समय को ठीक प्रकार से बांटना है, पहला बिंदु हुआ। दूसरा, सभी चीजों के प्रति सजग रहना है, दूसरा बिंदु हुआ। तीसरे स्थान पर आपने प्राणायाम के अभ्यास किए, आवश्यक है। फिर आपने योगाभ्यास, जो भी आपको आता है, जो भी अभ्यास आपके लिए सुलभ है, योगाभ्यास किया। और अंत में हमने बताया कि आपको ध्यान का जो अभ्यास है वो करना है। ये 5 बिंदु हैं, जो 5 बिंदु आपके मस्तिष्क की क्षमता को बढ़ाने में, आपके समय को ठीक प्रकार से आप प्रयोग कर सकें इसके लिए, और जीवन में पूर्णता की तरफ बढ़ने के लिए महत्वपूर्ण है। इन्हें जीवन में ऐसे धारण कर लें कि कभी छूटे नहीं, निरंतर अभ्यास करेंगे। इन परीक्षाओं में भी आपके लिए उपयोगी होगा और आगामी आपके पूरे जीवन में जिस भी क्षेत्र में जो भी आप कार्य करेंगे उपयोगी रहेगा। आप एक सफल व्यक्ति बन सकेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि आप इन जानकारियों को अपने जीवन में धारण करेंगे, इनसे लाभ उठाएंगे और अपने अन्य बंधुओं के साथ भी इन्हें साझा करेंगे, जिससे कि सभी को लाभ प्राप्त हो सके। आज के लिए आपके लिए यही एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शन था। भविष्य में अन्य विषयों पर चर्चा होगी। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।